उसके बारे में देखें। बताइए उसमें कोई दिक्कत है? 7.1 में 7.1 में 22 नंबर क्या है? देखिए dfx by dx इक्वल टू दे रखा है 4x³ माइनस d by x पे पावर, और कह रहा है कि f2 का जो वैल्यू है वो 0 है, तो आप क्या करो fx निकालो, है ना, fx निकालो। देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव ज़्यादा है, और इसमें वही कॉन्सेप्ट है, उसी चीज़ को समझना है कि अवकलन जो है समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा प्रक्रिया है। आपने देखा है कि सर dx को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलता है? कहने का मतलब कहीं पे अगर आपके पास dy है और हम कहें कि y निकालो, कहीं पे dy दे दिया और हम कहें y निकालो, तो क्या कहोगे सर? इंटीग्रेट करो, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है। कहीं पे आपको dz मिला हुआ है और हम कहें कि z निकालो, क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ dfx है, यहाँ क्या है? dfx। अगर हमें यहाँ से fx निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो dfx by dx है, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये तो पूरा ये चीज दिया हुआ है वो लिख दी, उसको इंटीग्रेट किए किसके रिस्पेक्ट में? तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी 4x³ माइनस 3 by x पे पावर 4 को भी इंटीग्रेट करना होगा x। dx से dx क्या बन गया? dfx का इंटीग्रेशन इक्वल टू ये 4x³ 4 कांस्टेंट है, x³ को करोगे x के 4 बाई माइनस, ये तो x पे पावर माइनस 4 है, x पे पावर, तो x पे पावर क्या जाएगा? -3 बटा और प्लस का c, प्लस का। अब बताओ dfx का इंटीग्रेशन fx, dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है, तो dfx का क्या होगा? fx होगा। इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x पे 4 माइनस माइनस प्लस, x पे पावर -3 को 1/x³ लिख सकते हैं और प्लस का c। अगर हमसे सिंपल सा fx पूछता तो हम इतना बता देते, ये हमारा आंसर होता। लेकिन इसमें c का वैल्यू निकालने के लिए क्या दे रखा है? f2 बराबर 0। इस f2 बराबर 0 से हमें किसका वैल्यू निकल जाएगा? c का। fx पता है और दे रखा है f2 बराबर 0। f2 का मतलब x की जगह जहाँ x है उसकी जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c बराबर 0। 2 पे पावर 4 का हो जाएगा 16 ना, प्लस 1/8 प्लस c बराबर 0। 16 8 128 प्लस 129, यानी c बराबर -129/8। ये किसका वैल्यू आ गया? c का। हमसे क्या पूछा था? fx ना, तो fx क्या हो जाएगा? fx बराबर x पे 4 प्लस 1/x³ और प्लस का c का वैल्यू कितना आ गया? -129/8। यही fx का वैल्यू है, नोट कीजिए।
cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स, तो 2 बाई sin x cos स्क्वायर एक्स का ऊपर जाएगा तो 2 sec स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस 3 sin बाई एक cos क्या बनेगा tan, और एक cos क्या बन जाएगा sec, तो 3 sec x into tan x हो गया। यानी आपका जो स्ट्रक्चर बन गया ये स्ट्रक्चर बन गया 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sec x into tan x बन गई तरफ। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्या, अब तो हो जाएगा ना। और कुछ है, उन्नीस भी वही है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो देख लिया करो कि साइन कॉस में बदलने से कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर साइन कॉस में बदलने से कुछ हो रहा है तो अच्छा बात है। अब दिया है क्या, बैठो सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि जब तक ये टर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कुछ होना नहीं। तो हमने क्या किया कि इसको बदल लिया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। आपको पता है tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, और tan स्क्वायर एक्स को करने का मात्र और मात्र एक ही तरीका है, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स जो है बदलता है sec स्क्वायर में, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है क्या होता है tan x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। तो क्या हम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर में बदल सकते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद रखिएगा अभी से लेकर 7.1 से लेकर जहां तक इंटीग्रेशन चलेगा वहां तक में कभी भी tan स्क्वायर एक्स आता है तो इसको इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर माइनस, और इसी का एक चचेरा भाई भी याद होगा cot स्क्वायर एक्स। अगर ये आ गया तो इसकी जगह क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है इसका नहीं है ना। तो आप ये लिखोगे तो sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा tan x माइनस 1 को x प्लस c, ठीक है। बाकी जो नहीं बनाए हो तो वो बना लेना, ठीक है। और वीडियो इसका पड़ा हुआ है, देख सकते हो। आगे कुछ फार्मूला देख ले। हम लोगों ने 12 तक फार्मूला देखा था, और फार्मूला सिर्फ देख देख के रख रहे हो, याद कर रहे हो या नहीं, याद नहीं होगा तो सोच लेना। हम अभी जहाँ तक हो रहा है वहाँ कंप्लीट करा के पूछेंगे। तो अब चलते हम लोग इनवर्स में। आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, और कॉस इनवर्स का पता होगा कि यही चीज होता है लेकिन किसमें माइनस में होता है ना। तो अगर हम 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो ये किसका अवकलज था, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। लेकिन इसी चीज का नेगेटिव क्या देता था, कॉस इनवर्स एक्स, यानी इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं माइनस में क्या, कॉस इनवर्स एक्स। एक लौता ऐसा फार्मूला है जिसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर आपको साइन में जरूरत है तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आपको कॉस में जरूरत है, कॉस इनवर्स में जरूरत है तो क्या लिखोगे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी इस चीज का दोनों वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको पता होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका है, tan इनवर्स का। तो ये tan इनवर्स x प्लस c हो गया, और इसी में माइनस लग जाता तो cot इनवर्स का होता था, तो क्या हो जाएगा माइनस का cot इनवर्स x। यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप tan का इंटीग्रेशन आप tan इनवर्स x भी लिख सकते हो, माइनस cot इनवर्स x भी लिख सकते हो। और इसी तरह 1 बाई x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका है, सेक इनवर्स x का, और माइनस में चाहिए तो माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15, 13, 14 और 15, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि के। अभी जो 7.1 पढ़े हो वो बेसिक है,
वो बेसिक था इंटीग्रेशन सिखाने के लिए कि इंटीग्रेशन है क्या, समाकलन है क्या, है ना। समाकलन सीखने के बाद अब हम लोग इसमें बहुत सारी विधियां देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग मेथड से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से, है ना, कुछ क्वेश्चन आपके रूपांतरण विधि से, कुछ क्वेश्चन आंशिक भिन्न के विधि द्वारा, बहुत और आगे देखेंगे तो खंडशः विधि द्वारा। यानी इंटीग्रेशन में लगभग 5-6 विधियां हैं और उस क्वेश्चन को उसी विधि से किया जा सकता है जिसके लिए वो बना 90% क्वेश्चन। ठीक है, 10% ऐसे होते हैं कि दूसरे तरीके से भी बनते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन वैसे होते हैं जो सिर्फ उसी मेथड से बनेंगे जिनके लिए वो बनाए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, कारण यही है। डिफरेंशिएशन में क्या कॉन्सेप्ट था? चेन रूल। एक चेन रूल था, बाकी सारा कुछ वही, कितना भी नया कुछ लाइए रूल तो वही लगता था, इतना को इतना के रिस्पेक्ट में, इतना को इतना के रिस्पेक्ट। लेकिन इंटीग्रेशन में वो बात नहीं, इसलिए बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दोगे। और टफ लगता है इसलिए तो ये अपने आप में 40 से 45 नंबर रखता है ना। इंटीग्रेशन जो है अपने आप में 40-45 इसलिए रखता है क्योंकि थोड़ा सा टफ लगता है। तो अब हम लोग सबसे पहला विधि देखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। प्रतिस्थापन इसको हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना। अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूला देखा उसमें tan, cot, sec और cosec का फॉर्मूला नहीं देखा। क्यों? क्योंकि tan किसका अवकलज है आपको पता है क्या? नहीं पता। cot किसका था? कोई फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में नहीं था, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं बता पाए, है ना। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसका? tan का और cot का, फिर sec का और cosec का। ठीक है, और इसी से हम आपको ये विधि भी बता देंगे कि इस विधि का मतलब क्या है। ये फार्मूला नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको 3 बात याद रखनी है। सबसे पहला बात, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कम से कम 2 पद होंगे, कम से कम 2 पद तो होना ही होना है। अगर 2 पद नहीं है तो प्रतिस्थापन विधि से नहीं है। जरूर उसमें छुपा हो, अलग दिख रहा हो, अलग बात है, लेकिन 2 पद होगा ही। ठीक है, उसके बाद एक पद का अवकलज उसमें दूसरा जरूर होगा। एक का अवकलज दूसरा होगा, और जो अवकलज होगा वो dx के साथ गुना में हो, dx के साथ किसमें होगा? गुना में। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। कम से कम 2 पद होंगे 99% क्वेश्चन में, एक का अवकलज दूसरा होगा, और अवकलज जो भी होगा वो dx के साथ गुना में। क्या tan x में 2 पद दिख रहा है क्या? tan x में 2 पद दिख रहा है क्या? tan x में तो एक ही पद है। tan x 2 पद है क्या? नहीं ना। क्या हम इसको 2 पद में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या? sin y हो गया। पहला क्या कहता था कि कम से कम 2 पद हो। उसके बाद क्या कहता है कि 2 पद में एक जो होगा दूसरा का अवकलज होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों है दूसरे का। साइन का अवकलज, cos का माइनस साइन, माइनस को गोली मारो, साइन है ना। लेकिन इसको लेना है तो देखो तीसरा लाइन, अवकलज dx के साथ गुना में होना चाहिए। साइन का अवकलज कौन? cos। क्या cos x dx के साथ गुना में है क्या? cos x dx के साथ गुना में है या भाग में? भाग में। हमें किसमें चाहिए? गुना। cos x का अवकलज कौन? माइनस साइन x, माइनस को हटाओ तो साइन x। क्या साइन x dx के साथ इनटू में है क्या? है। साइन x dx के साथ इनटू में है, तो जिसका अवकलज dx के साथ इनटू में हो ना उसको t मानना है। उसको क्या करना है? मानना है, क्योंकि नाम ही क्या है? प्रतिस्थापन। मतलब समझते हो? उस चीज को स्थापित कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। उसको हटाओ और दूसरा को उसकी जगह लाके काम करो। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये, इसमें आपको मानना पड़ेगा। तो मानने का तरीका क्या है, किसको मानेंगे उसके लिए हम ये बता रहे हैं कि उसको मानेंगे जिसका अवकलज dx के साथ किसमें हो? इनटू में। तो dx के साथ इनटू में कौन है? sin x, जो कि किसका अवकलज है? cos। इसका है
तो टी किसको मानेंगे? किसको? साइन को। आप टी मान सकते हो, जेड मान सकते हो, यू मान सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ज्यादा चलता कौन है? टी चलता है। ठीक है, तो टी बराबर क्या ले लिए? अवकलज इसका साइन एक्स है। हमने क्या कहा? किसको टी मानना है? जिसका अवकलज dx के साथ, तो dx के साथ कौन? साइन एक्स। किसका अवकलज? cos x का, तो किसको टी मानेंगे? cos x को टी मानेंगे। जिसका अवकलज, जिसका, उसको टी, जिसका अवकलज, किसका अवकलज? cos का, किसको टी मानेंगे? cos को टी मानने के बाद इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट। तो इधर क्या हो जाएगा? dt by dx। इधर क्या हो जाएगा? sin x को करेंगे तो माइनस, सॉरी cos x को करेंगे तो माइनस साइन, dx को इधर भेज देंगे तो dt बराबर माइनस साइन x इंटू dx। माइनस साइन x इंटू, हमारे क्वेश्चन में क्या है? साइन x इंटू साइन x इंटू, और माइनस यहाँ पे है, माइनस को इधर भेज सकते क्या? यानी कह सकते हैं कि साइन x इंटू dx बराबर क्या? माइनस dt। साइन x इंटू dx बराबर क्या? यानी साइन x इंटू dx की जगह हम क्या रख सकते हैं? माइनस dt। क्यों? आप क्या किए? cos x को t मान लिए, तो जो भी इसमें टर्म बचा है सब तो t के टर्म में बदलना चाहिए ना। dx को भी किस में बदलना पड़ेगा? dt में। तो देखिए sin x इंटू dx बराबर क्या? ठीक है, तो ये हमारा dx बदल चुका है अब dt में। हम लोग क्वेश्चन में रख देंगे सारे वैल्यू को। क्वेश्चन है हमारा sin x by cos x इंटू dx। चलिए बताइए, sin x इंटू dx की जगह माइनस dt, sin x इंटू dx की जगह माइनस dt, बाई cos x की जगह, cos x की जगह माइनस को बाहर ले सकते हैं, माइनस बाहर, इसको 1/t dt लिख सकते हैं, 1/t dt। बच्चों को इतना कंफ्यूजन है ना, उधर बॉयज ग्रुप में भी देख रहे थे कि sin x by cos x इंटू dx लिखे, और इसको अगला लाइन में 1/cos x इंटू sin x dx लिख दिए। बच्चा कंफ्यूज कैसे लिखे? हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं। अरे उसमें बटा में है, हम बटा में ना करके हम साइड में उसको लिख दिए। ये चीज है तो ऊपर ही ना, तो इसको साइड में लिखो, ऊपर लिखो, है ये ऊपर ही रहेगा। अब इसको समझने में ज्यादा आसान हो गया, ऐसे लिख दिए तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, 1/x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? log mod x। तो 1/t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा? बोलो, log mod t प्लस में c, log mod t प्लस में c। क्या t हमारे क्वेश्चन का टर्म था क्या? t हमारे क्वेश्चन का टर्म था? नहीं, हमारे द्वारा माना गया था। तो फिर इसमें रखेंगे ना मान, तो t की जगह क्या माने थे? इसमें रख दीजिए फिर से, तो क्या हो गया? माइनस log mod cos x प्लस, तो ये आ गया किसका इंटीग्रेशन? tan x का। तो ये आपको फार्मूला के रूप में याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस log mod cos x प्लस। अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि नहीं हमें प्लस में चाहिए, तो आप प्लस में भी लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, log m पे पावर -1 को माइनस log m लिख सकते हैं? log m पे पावर n पता है? log m पे पावर n पता है? क्या होता है? पावर आगे आ जाता है। तो यहाँ क्या है? पावर, तो आगे आ गया, तो माइनस log m नहीं हो गया? तो माइनस log m को log m पे पावर -1 लिख सकते हो। तो माइनस log cos x प्लस c को क्या लिख सकते हो? log cos mod x पे पावर -1 प्लस c। क्या ये cos इनवर्स है क्या? cos इनवर्स नहीं है, cos x पे पावर -1 है, और तो किसी भी चीज पर -1 को 1/, इतना लिख सकते हैं। तो cos पे पावर -1 को क्या लिख सकते हो? 1/cos x लिख सकते हो। और 1/cos x क्या होता है? sec x होता है। क्या होता है? sec x होता है। बात आया समझ में? तो tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितने हो गए? 2। क्या क्या बोल सकते हो? माइनस log mod cos x प्लस c बोलो, या प्लस में बोलना है तो log mod sec x प्लस c। ठीक है। अच्छा जब हम बोलेंगे ना तो हम मोड बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, बढ़ जाता है बात। हम डायरेक्ट log x बोलते हैं, सॉरी log sec x या log cos x बोलेंगे तो समझ जाना कि मोड लगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो मोड तो लगना ही था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और कॉट का बना के दिखाइए।
आपका 17 नंबर होगा पेज का। ये 16 नंबर है पेज का फार्मूला tan x का, इसको नोट कीजिए और cot x का करके बताइए। देखेंगे तो साफ हो जाएगा। वहाँ बैठने वाली भी लेकिन ख्याल है बोर्ड पढ़ना देखिए डायरेक्ट वहाँ और कौन कौन चेंज करवाइए अपना बायोलॉजी मैथ्स मैथ बायोलॉजी कोई चेंज करवाई? कोई नहीं? जो नहीं पढ़ती थी मैथ कम से कम वो तो चेंज करवा देती। मैथ को झूठों में बदनाम कर दोगे फिर हो जाओगे। सा हो गया? जल्दी करो, बेचारी ऑनलाइन से वेट करेगी वो सब है। आगे बढ़ा के देखो। कल तो 8:45 में डाले थे रात में। नहीं वो नहीं करेंगे, ये जो टाइम निकाल रहा है ओके ना। चलो जो नहीं वो है अपना कर लेना कर। अभी देखो इसमें बहुत दिक्कत होता है, प्रतिस्थापन विधि में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, यही समझ में आता है किसको माने क्या करें। तो कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस पे अभी किताब से हटकर, ताकि आप लोग समझ सके कि पूरा माजरा क्या है।
log x का होल स्क्वायर बाई log x का होल स्क्वायर बाई x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या मानेंगे? तो आपको दो पर दिख रहा होगा, एक log x और एक x। सच में देखा जाए तो x वो नीचे है, तो x नहीं 1/x। अगर हम क्वेश्चन में पूछेंगे आपके पास कि आपके पास 1/x है और log x का अवकलज क्या होता है? 1/x होता है। तो किसको t मानोगे? log x। अरे log x का अवकलज कौन? क्या 1/x? अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को ना हम ऐसे अलग करके लिख दें, log x का होल स्क्वायर इनटू 1/x dx। अब बताओ log x का अवकलज कौन? क्या 1/x dx के साथ इनटू में है? 1/x dx के साथ इनटू में है। तो किसको t मानोगे? log x को। किसको मानोगे? log x को। log x के होल स्क्वायर को या log x? log x बना के दिखाओ। log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। देखो क्या किए, मान लिए t बराबर क्या log x, तो ये कहाँ जाएगा dt बाई dx, डिफरेंशिएट करना है बराबर 1/x, dx उधर भेज देंगे तो dt बराबर 1/x इंटू dx। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था log x का होल स्क्वायर इनटू 1/x इंटू dx। log x का होल स्क्वायर, log x की जगह क्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर होगा कि नहीं, और 1/x dx की जगह क्या रखेंगे dt, 1/x dx की जगह क्या रखेंगे dt। अब बताओ t स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, t क्यूब बाई 3 प्लस c। कोई बेसिक नहीं पढ़ा है, बेसिक पढ़ता है तो अभी आवाज आता कि टी स्क्वायर को करते तो क्या होता है टी क्यूब बाई 3। एक्स स्क्वायर को कर, उसने बताया एक्स स्क्वायर को करेंगे क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3, तो टी स्क्वायर को करेंगे टी क्यूब बाई 3, और टी की जगह क्या माने log x, तो रख देंगे इसमें क्या हो जाएगा log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस। क्या ये प्रतिस्थापन में थोड़ा दिक्कत होता है और होगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि किसको हम टी माने। अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी, इतना अच्छे तरीके से कि जिसका अवकलज dx के साथ इनटू में हो 1/x, किसका अवकलज log x का। अब बताओ इससे आसान तरीका कोई बता सकता है कि dx के साथ देखो कौन है 1/x है, और 1/x किसका अवकलज log x का, log x को t मान लिया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अच्छा एक और बात, यहाँ से जो खेल है ना, ये एक खेल केटी भाषा में भी बच्चे खेलते हैं, ठीक है, वो भी बता देते। देखो बच्चों को ये समझ में आता है कि हम ऐसा बनाएं कैसे, ये तो यहाँ पे चलो थोड़ा आसान हो गया, कभी कभी अलग हो जाता है तो बच्चों को दिक्कत होता है कि हम कैसे ये वाला स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ हमसे नहीं होता। तो एक तरीका उसका क्या है, आप स्ट्रक्चर मत बनाओ, सीधा सा dx का मान निकालो, सिर्फ किसका dx, सिर्फ dx का मान निकालो, कुछ भी हो किसी भी तरह का प्रश्न हो dx का मान निकालो। तो यहाँ से अगर dx का मान निकालोगे, dx का मान
तो क्या हो जाएगा x इंटू डी टी, सुना करोगे ना। तो x इंटू हर एक क्वेश्चन में आप क्या करना dx करना। ये उस बच्चों के लिए है जो ये नहीं बना पाएगा तब के लिए dx बना लिए x dt। अब क्वेश्चन लिखेंगे तो जब क्वेश्चन यहाँ हम लिखें अलग हम लिख देते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx है ना। तो इसकी जगह तो t रख दिए t स्क्वायर, 1/x अपनी जगह रहेगा ऐसे ही, ठीक है। और dx रहेगा x dt, x और ये क्या आ गया t स्क्वायर dt, ठीक है। तो ये थोड़ा बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। समझ में क्या, उसको तो दिमाग में आता है हमको सिर्फ dx निकालना है, बाकी सबको एक साथ कर लो इधर, ठीक है। तो dx निकाल के dx का वैल्यू रखोगे और जो x वाला बचेगा वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड, ये तरीका ज्यादा अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि देखो सारा का सारा किसका फंक्शन है, ठीक है। ये भी किसका फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में है, बीच में कौन आ गया x वाला, बीच में कौन आ गया x वाला। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है देखने में। बाकी आप अगर ना समझ में आए तो ये भी कर सकते हैं।